हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं BNS 2023। इसका मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ा दिए हैं सारे। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा रहेगा चैप्टर टू पनिशमेंट्स है। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एग्जाम में या आने वाले हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चंस रखूँगा सबसे पहले, उसके बाद में हम ऑप्शन देखेंगे और लास्ट में इसका आंसर देखेंगे। तो आप भी अपने साथ में इसका आंसर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर 2 पनिशमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता पनिशमेंट्स हैज बीन प्रोवाइडेड? फर्स्ट इज सेक्शन 2, यानी ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट का ओपन किया गया है? सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 6? विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता पनिशमेंट्स हैज बीन प्रोवाइडेड? कौन सा किया गया है? आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में पनिशमेंट्स के बारे में ओपन किया गया है। तो राइट आंसर इज सेक्शन 4, option number C. Second question is, the punishments to which offenders are liable under the provisions of this Sanhita is are? Option A is forfeiture of property, option B is fine, option C is community service, option D is all of the above. Question क्या है कि the punishments to which offenders are liable under the provisions of this संहिता are means या इज कि कौन कौन से जो ऑप्शन ABCD दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो पनिशमेंट के रूप में दिए जा सकते हैं अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंतर्गत। तो क्या है? पहला है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, दिया जा सकता है। दूसरा फाइन भी दिया जा सकता है। थर्ड है कम्युनिटी सर्विस, ये भी दिया जा सकता है, इसी बार ऐड किया, IPC में नहीं था। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ये ऊपर के तीनों पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, फॉर द पर्पज ऑफ पनिशमेंट द एक्सप्रेशन, पनिशमेंट के पर्पज के लिए द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, यानी पनिशमेंट देने के लिए BNS में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो बंद किया गया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सेक्शन नंबर 5 में है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? फर्स्ट, इन केस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, जहां पे जो सेंटेंस है वो डेथ सेंटेंस है, और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है? इन केस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि जहाँ पे डेथ सेंटेंस हो, या फिर इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, यानी कि जहाँ पे यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है? या तो डेथ सेंटेंस है या फिर यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर जहाँ पे है वहां पे। ऑप्शन बी इज इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर डेथ और नॉट, यानी कि जो सेंटेंस है वो डेथ सेंटेंस है या नहीं है, इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर to which the executive power of this state extends, जहाँ पे स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड करता है द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड, यानी कि इसमें डेथ सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जहाँ पे स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड करती है, तो वहां पे कौन होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट विद इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस, जिसके अंदर जो ऑफेंडर है वो सेंटेंस
किया गया है, सेंटेंस इसको दिया गया। थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव, यानी या दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था। पहली बात, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 5 में कहाँ काम में आती है, जिसमें है जो सेंटेंस दिया गया है उसको अगर कम किया जाता है तो इसमें आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन कर सकता है, अपराधी की सम्मति के बिना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उसके सेंटेंस को कम कर सकती है। तो कौन सी ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो कि उसकी सेंटेंस को कम कर सकती है, वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दोनों, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ होगी, जहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है या फिर कोई ऑफेंस है जो एनी लॉ जिसके रिगार्डिंग रिलेटिंग टू द मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, जहाँ पे कोई ऐसा मैटर है जिसपे यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और जहाँ पे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है तो वहाँ पे उस स्टेट की गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे डेथ सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इज in calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to the imprisonment for unless otherwise provided। क्या बोलता है कि जो फ्रैक्शन हम निकालते हैं, सेक्शन नंबर कौन सा है ये, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन 6 है जिसमें फ्रैक्शन निकाला जाता है जो इम्प्रिजनमेंट है उसका। तो ये बोल रहा है कि टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उसमें फ्रैक्शन के लिए कितने साल तक उसको काउंट किया जाता है। पहला ऑप्शन है 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 30 ईयर्स। 4 ऑप्शन है जो इम्प्रिजनमेंट की भिन्न जो ज्ञात करते हैं, फ्रैक्शंस ज्ञात करते हैं सेक्शन 6 में। तो उसमें ये बोल रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको कितने साल के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर मान लो कि फ्रैक्शन निकाला जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो उसको 20 ईयर्स समझा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर commute any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with blank of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्या बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था बीएनएस के सेक्शन नंबर 5 में, क्या बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है उसकी सम्मति के बिना कम्यूट एनी पनिशमेंट, किसी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंतर्गत कम्यूट कर सकती है, उसको कम कर सकती है। टू एनी अदर पनिशमेंट, या किसी दूसरी पनिशमेंट में उसको चेंज कर सकती है इन अकॉर्डेंस विथ, यहाँ पे कोई सेक्शन आएगा ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि बीएनएस 2023 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 है। उसके किस सेक्शन के अकॉर्डेंस उसको क्या कर सकती है, कम्यूट कर सकती है। फर्स्ट इज सेक्शन 470, सेक्शन 470। ऑप्शन बी इज सेक्शन 471, ऑप्शन सी इज 472 एंड ऑप्शन डी इज 474। तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डेंस, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वो इसको कम्यूट कर सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी ऑफेंडर की कंसेंट के बिना उसके पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन
क्वेश्चन 6 है, इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, यानी इन एवरी केस, उस प्रत्येक केस में, उस प्रत्येक मामले में, इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें ऑफेंडर है वो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। आइदर डिस्क्रिप्शन मीन्स कठोर कारावास या फिर साधारण कारावास। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट which sentences such offender to direct in the sentence that such blank or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple. Sentence that such क्या बोलता है ये कि ये एक क्वेश्चन जो है उसका जो सेक्शन जो दिया गया है सेक्शन नंबर 7, उस सेक्शन नंबर 7 की हेडिंग ही है ये समझ लीजिए कि वो प्रत्येक केस जिसमें कि ऑफेंडर है वो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो उसमें जो कोर्ट है, जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उसको सेंटेंस को रिग्रेस या सिंपल के रूप में दे सकती है। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से यहाँ से एक नाम हटा दिया गया है, तो सच के आगे उस ब्लैंक में क्या आएगा, तो देखते हैं इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस, क्योंकि आगे देखो क्या दिया गया है, और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस और द रेस्ट सिंपल। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस, ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, both A and B, और B is none of the above। तो क्या आएगा इसमें कि या तो ऑप्शन ए से अगर देखते हैं तो क्या आता है, दिस सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड रेस्ट सिंपल, मीन्स पूरा पार्ट उसका रिग्रेस होगा और या फिर उसका कुछ पार्ट है वो सिंपल या रेस्ट ऑल रिग्रेस होगा। या फिर ऑप्शन बी से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी बोलता है कि इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, यानी पूरा इम्प्रिजनमेंट या तो सिंपल होगा या उसका कुछ पार्ट सिंपल और कुछ रिग्रेस होगा। अगर ऑप्शन सी से हम देखते हैं तो ए एंड बी आता है, मीन्स इम्प्रिजनमेंट या तो रिग्रेस होगा या फिर सिंपल होगा या फिर उसका कुछ पार्ट रिग्रेस या फिर कुछ सिंपल हो सकेगा। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ एंड बी, यानी कि या तो पूरा रिग्रेस हो सकता है या पूरा सिंपल हो सकता है या फिर उसका कुछ पार्ट रिग्रेस और कुछ सिंपल हो सकता है। तो यह है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, where no sum is expressed to which a fine may extend, जहां पे इस प्रकार से कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि फाइन कितना हो सकता है। The amount of fine to which the offender is liable is blank but shall not be excessive। ये भी एक जो सेक्शन नंबर 8 है उसकी ही एक लाइन है, मतलब उसकी हेडिंग है कि सेक्शन नंबर 8 क्या है। तो बोलता है कि जहां पे फाइन है उसकी कोई एक्सप्रेस नहीं किया गया है कि कितना हो सकता है, अपर लिमिट उसकी क्या हो सकती है, कहां तक वो एक्सटेंड कर सकता है। तो अमाउंट है जो फाइन का, विच द ऑफेंडर इज लायबल, जिसके लिए ऑफेंडर लायबल है, वो कितना हो सकता है, इज ब्लैंक बट शैल नॉट एक्सेसिव, वो एक्सेसिव नहीं हो सकता लेकिन कितना हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज लिमिटेड, ऑप्शन बी इज अनलिमिटेड, ऑप्शन सी इज लिमिटेड इन सम केसेज, और ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दी अबव, कि वो क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनलिमिटेड, मीन्स वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच ए फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज
अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, यानी वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विथ ए स्टिक। ए है वो जेड को 50 स्ट्रोक्स मारता है एक स्टिक से। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंसेज ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग ब्लैंक। उसने क्या किया वॉलंटरली? टू जेड बाय द होल बीटिंग एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोज विच मेक अप द होल बीटिंग। क्या किया है उसने कि ए है वो जेड को 50 स्ट्रोक्स मारता है एक स्टिक से। यहाँ पे उसने क्या किया है? ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग ब्लैंक टू जेड। क्या वॉलंटरली कॉज किया है? बाय द होल बीटिंग, इस पूरी बीटिंग से, एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लो विच मेक अप द होल बीटिंग। यानी उसने क्या यहाँ पे कमिट किया है? कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो ऑप्शन ए इज हर्ट, ऑप्शन बी इज ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन सी इज नो ऑफेंस एंड ऑप्शन डी इज अटेम्प्ट टू मर्डर। तो क्या होगा यहाँ पे? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हर्ट। उसने क्या किया? हर्ट कोज किया है। मीन्स ए गिव जेड 50 स्ट्रोक्स विथ ए स्टिक। ए है वो जेड को 50 स्ट्रोक्स मारता है स्टिक के द्वारा। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग। ए ने यहाँ पे वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया है, वॉलंटरली हर्ट कॉज किया है किसको? जेड को, बाय द होल बीटिंग, संपूर्ण बीटिंग, जितना 50 स्ट्रोक्स मारे उस संपूर्ण बीटिंग से, एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लो विच मेक अप द होल बीटिंग। और एक जो उसने स्टिक से एक ब्लो किया, एक स्ट्रोक किया, तो उसके द्वारा भी उसने वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया है। यानी एक बार उसने मारा तो भी वही वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट हो गया, और 50 स्ट्रोक्स मारे तो भी वही वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट हो गया। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए हर्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever the fine is। देखो क्या बोलता है कि द imprisonment which is imposed in the default of payment, जो सेक्शन 8 के बारे में पढ़ रहे हैं हमें। सेक्शन 8 में ये उपबंध किए गए हैं कि जब डिफॉल्ट हो जाता है वो फाइन पे करने में, तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। तो ये टर्मिनेट कब हो जाएगा? व्हेन इट विल बी टर्मिनेटेड। तो ऑप्शन ए इज आइदर पेड, या तो उसने पे कर दिया हो, या फिर लेविड बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ, या जो लेवी कर लिया गया है वो वसूल लिया गया है लॉ के प्रोसीजर के द्वारा, या फिर ऑप्शन ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या आएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ए क्या है? आइदर पेड, या तो पे कर दिया गया है, या फिर ऑप्शन बी लेविड बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ के द्वारा इसको लेवी कर लिया गया। तो क्या आएगा? यह आएगा आंसर, द imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by procedure of law। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसको फाइन इम्पोज किया गया है वो पे नहीं करता है, तब उसको अगर पनिशमेंट दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट का, इम्प्रिजनमेंट उसको अगर दिया जाता है तो वो टर्मिनेट कब हो जाएगा? या तो वो उसको फाइन को पे कर दे तो उसका टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर प्रोसीजर ऑफ लॉ के द्वारा उसको लेवी कर लिया जाए, तब वो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है? वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जहां पे कोई भी ऐसी चीज जो कि एन ऑफेंस है, इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, यानी कि कोई चीज ऑफेंस है जो कि पार्ट से बनी है, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस द ऑफेंडर, यानी कि कोई ऐसी चीज है
जो कि ऑफेंस है, मेड अप ऑफ पार्ट्स, जो कि अलग अलग पार्ट्स से मिलके बनी हुई है, और उनमें से जो पार्ट्स हैं वो अपने आप में भी एक ऑफेंस अगर हैं तो क्या होगा ऑफेंडर। ऑप्शन ए, offender shall be punished with the punishment of more than one of such offenses, यानी कि जो ऑफेंडर है वो मोर देन वन, एक से अधिक इस प्रकार के ऑफेंस के लिए ऑफेंडर पनिश किया जाएगा। दूसरा है कि shall not be punished with the punishment of more than one of such offense, यानी ऑफेंडर एक से अधिक इस प्रकार के ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, shall not be punished with the punishment of more than two of such offense, यानी इस प्रकार के दो ऑफेंस से ज्यादा के लिए वो पनिश नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो और आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, shall not be punished with the punishment of more than one of such offense, यानी कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक व्यक्ति ए है, वो जेड को 50 स्ट्रोक्स मारता है। एक स्ट्रोक उसने मारा एक स्टिक से तो उसने ऑफेंस कर दिया, और 50 मारा तो भी ऑफेंस हुआ है। तो यहाँ पे यही इसी क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो कि कोई एक ऑफेंस घटित हुआ है, वो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है और वो पार्ट भी अपने आप में ऑफेंस हैं, तो उस ऑफेंडर को कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना कि एक जैसे स्ट्रोक मारा उसके लिए 1 साल की अगर पनिशमेंट है, 50 स्ट्रोक्स मारा तो उसके लिए 50 ईयर्स के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा इसका कि ही शैल नॉट बी punished with the punishment of more than one of such offense, यानी कि इस प्रकार के एक ऑफेंस से दंडित किया जा सकता है उसको, एक ऑफेंस के लिए, उससे ज्यादा के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। चाहे उसने 50 स्ट्रोक्स मारे हो, उसको स्ट्रोक्स मारने के लिए दंडित किया जाएगा, नहीं कि 50 टाइम्स कि उसने 50 टाइम्स मारा है तो एक स्ट्रोक के लिए जो पनिशमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 50 से, उसको ओनली उस प्रकार के एक ऑफेंस के लिए ही दंडित किया जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए इज सेंटेंस्ड टू फाइन ऑफ 1000 रुपीज। ए है, उसको 1000 रुपीज के फाइन से सेंटेंस किया गया है, एंड टू 4 months इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, और अगर वो अब उस फाइन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो उसको 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट। Here if 750 rupees of the fine be paid, अगर उसने 750 रुपए पे कर दिया और लेविड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, 4 months का इम्प्रिजनमेंट था, उसने क्या किया 1000 का फाइन लगा, उसने पे नहीं किया तो 4 months का इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अब उसको इम्प्रिजनमेंट देने के बाद 1 month कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही या तो उसने 750 रुपए पे कर दिए या फिर उसको लेविड कर लिया गया विधि के द्वारा 750 रुपए, तो ए विल बी ब्लैंक एज सून एज द फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड। मीन तो फिर क्या होगा, अगर 750 रुपए दे दिए, अभी फर्स्ट मंथ चल रहा है, 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही वो लेवी कर लिया गया है, तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज डिस्चार्ज, ऑप्शन बी इज नॉट डिस्चार्ज, ऑप्शन सी इज imprisoned एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो क्या बोल रहा है, ए विल बी एज सुन एज द फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड, जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है तो ए को क्या कर दिया जाएगा, ऑप्शन ए डिस्चार्ज, उसको जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कहां से, इम्प्रिजनमेंट से। यानी इसमें क्या समझिए, जो हमारा सेक्शन 8 है उसी का हम पार्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि जैसे मान लो कि किसी को कोई पनिशमेंट दिया गया, फाइन लगाया गया, फाइन अगर वो पे नहीं करता है तो क्या क्या किया जाएगा, अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा।
अब इम्प्रिजनमेंट पूरा जब तक हो जाता है उससे पहले अगर मान लो कुछ पे उसने कर दिया तो जिस अनुपात में उसने पे किया उस अनुपात में उसका इम्प्रिजनमेंट कम हो जाएगा। यहाँ पे उसको 1000 का फाइन था और 4 मंथ्स का उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया, यानी 4 मंथ्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें हम और 1000 को भी 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 1000 को 4 पार्ट में करेंगे तो 250 रुपये आता है, तो एक महीने के 250 रुपये हो गए। अब मान लो उसका पहला मंथ चल रहा है और उसने 750 रुपये पे कर दिए, मीन्स 3 मंथ्स का उसने पेमेंट कर दिया लेकिन एक मंथ का नहीं किया। इट मीन्स एक महीना तो उसको इम्प्रिजनमेंट काटना ही पड़ेगा। जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 3 मंथ्स का पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while in computing solitary confinement का जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, जो imprisonment है वो अगर 3 मंथ से ज्यादा होता है, the solitary confinement shall not exceed, अगर जो imprisonment हो 3 महीने से ज्यादा है तो solitary confinement shall not exceed, कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड, यानी कि जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया उसने एक महीने में कितने दिन से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? जब मान लो कि ये 3 महीने से ज्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो। फर्स्ट इज 5 डेज, 5 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड 7 डेज, 7 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 1 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए? अगर मान लो कि इम्प्रिजनमेंट है वो 3 मंथ से ज्यादा है तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 डेज। अगर जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 मंथ से ज्यादा है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट मोर देन 7 डेज इन ए मंथ, एक महीने में 7 दिन से ज्यादा का सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जो 3 मंथ्स है, ज्यादा से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी ऐसा केस जहां पे जजमेंट ऐसा दिया गया है कि एक पर्सन है गिल्टी ऑफ ए वन ऑफ सेवरल ऑफेंस, यानी कि बहुत सारे ऑफेंस हैं उनमें से किसी एक का गिल्टी है, स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, ऐसा जजमेंट में स्पेसिफाई किया गया है, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंस ही इज गिल्टी, यानी कि जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि बहुत सारे ऑफेंसों में से एक का वो दोषी है लेकिन किसका है ये डाउटफुल है। The offender shall be punished for the offense for which the blank punishment is provided if the same punishment is not provided for all। यह है सेक्शन नंबर 10 बीएनएस का, जिसमें बताया गया कि मान लो कि कोई ऐसा जजमेंट आता है जिसमें कि एक कोई व्यक्ति है जो बहुत सारे ऑफेंस हैं उनमें से किसी एक ऑफेंस का गिल्टी है, लेकिन जजमेंट में यह बताया गया है कि वो किस ऑफेंस का गिल्टी है, किसका दोषी है, ये डाउटफुल है अभी, तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑप्शन ए इज लोवेस्ट, जो सबसे कम पनिशमेंट है वो दिया जाएगा, या फिर हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट है वो दिया जाएगा, या फिर नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, या अपील इन दीज केसेस, या फिर इन केस में अपील किया जाएगा। यानी कि उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा अगर बहुत सारे ऑफेंस हैं उनमें से किसी एक का दोषी है, वो भी डाउटफुल है, और सबका जो पनिशमेंट है वो भी सेम नहीं है, कम ज्यादा अलग अलग पनिशमेंट है, तो इस स्थिति में उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लोवेस्ट पनिशमेंट, यानी कि जितने भी पनिशमेंट हैं, जितने ऑफेंस किए गए हैं वो बहुत सारे ऑफेंस, उनमें से सबसे कम जिस ऑफेंस का पनिशमेंट है वो पनिशमेंट इसको दिया जाएगा। यहाँ पे जो डाउट का जो बेनिफिट है वो इसको मिलेगा, किसको, ऑफेंडर को मिलेगा, कि उसको सबसे कम पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आज के हो गए हैं हमारे क्वेश्चन
13 तक चैप्टर 2 पनिशमेंट का हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 3, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके बाहर से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है, प्री में यही क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले की एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हीं को मैंने पिक किया है, और या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पिक किया है। इसके अलावा मैं एक दूसरा वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जो मेंस के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज करेंगे, उनको भी क्वेश्चन और आंसर दोनों हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस किस चैप्टर में बनते हैं और उनका आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो मैं ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।